नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है और आज हम कक्षा 12 में विषय हिंदी साहित्य के एक पाठ की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ 12 मासा जिसके रचयिता हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी। इनके प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। पाठ की व्याख्या देखने के लिए आपको चारों भागों के अलग-अलग लिंक इसके नीचे कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप वहां से इनको देख सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी मतलब नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम कि अगहन मास लग जाने के बाद शीत बढ़ गई है, दिन छोटे और रात बड़ी होने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे नागमती दिन की तरह दुर्बल मतलब दिन छोटा मतलब कमजोर और उस दिन की तरह दुर्बल होती जा रही है और उसकी विरह वेदना रात की तरह से बड़ी हो गई है। उसका सौंदर्य भी प्रियतम के साथ चला गया। नागमती कव्वे और भ्रमर के साथ अपने प्रियतम को संदेश भेजती है जिसमें वह कहती है कि तुम मेरे प्रियतम को जाकर कहना कि तुम्हारी प्रिया विरह रूपी अग्नि में जलकर मर गई और वो मरी जली तो उसके जलने से क्या हुआ? आग उठी, आग जली, आग जलने से धुआं उठा और उसके जलने से जो धुआं उठा है उसी से हम भी श्याम वर्णी अर्थात काले हो गए हैं। कौन कौन? कौवा और भ्रमर। दूसरा प्रश्न है जियत खाई मुए नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह व्यथा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये पूरा आप होमवर्क के रूप में करेंगे इसको और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे कि जिस प्रकार बाज अपने शिकार को घेरता है तब वह पक्षी बाज के डर से ही सूखने लगता है। बाज उसे पकड़कर मार डालता है और उसे चीर फाड़ कर खा जाता है। उसी प्रकार नागमती का विरह भी बाज की तरह से उसके चारों तरफ मंडरा रहा है जिससे भयभीत होकर नागमती दिन रात दुर्बल होती जा रही है। उसे लग रहा है कि यह विरह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मारकर ही दम लेगा। तीसरा प्रश्न है कि माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है? तो माघ में सर्दी पड़ती है वैसे बहुत भयंकर। तो माघ माह में शीत प्रचंड रूप धारण कर लेती है। प्रचंड का मतलब बहुत तेज। प्रिय के बिना इनसे या इससे बचना असंभव लगने लगता है। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू मावठ के रूप में बरस रहे हैं। उसने श्रृंगार करना भी छोड़ दिया है मतलब उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मावठ है। मावठ कहते हैं सर्दी में होने वाली वर्षा को। तो जैसे मावठ है बरस रही है। उसने श्रृंगार करना भी छोड़ दिया है। जब प्रियतम ही साथ नहीं तो श्रृंगार करने का फायदा ही क्या है? वह विरह रूपी आग में निरंतर जलती रहती है। चौथा प्रश्न है वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढांखें किस माह में गिरते हैं? इससे विरहिणी का क्या संबंध है? तो फाल्गुन मास में वसंत ऋतु आ जाती है। होली का त्योहार भी इसी माह में आता है। इसी माह से वृक्षों की पुरानी पत्तियां झड़ने लगती हैं तथा नए पत्ते या पल्लव आने लगते हैं। पहाड़ों पर ढाक या पलास के पेड़ों से पत्ते पूर्ण रूप से झड़ जाते हैं और शाखाएं पत्तों से विहीन हो जाती हैं। मतलब जैसे एक आप जो प्रतापगढ़ साइड के बच्चे हैं वो जानते हैं इस बात को कि आपकी साइड में जो खाखरा नाम का पेड़ है उसी को ढाक पलास कहते हैं। उस पर एक भी पत्ता नहीं रहता। पतझड़ निराशा का प्रतीक है और विरहिणी नागमती भी निराश और दुर्बल है। जहां लोग वसंत व होली के कारण उल्लास से भरे हुए हैं मतलब खुशी से, वहीं नागमती उल्लासहीन एवं निराश है। उसे अपने प्रियतम के आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वह सोचती है कि मैं अपने शरीर को जला डालूं और पवन से कहूं कि मेरी राख को उस राह पर डाल देना जिस पर प्रियतम अपने कदम रखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों की व्याख्या कीजिए मतलब भावार्थ बताना हमें कि पिए सो कहे हूँ संदेश डा ए भंवर एकाग सो धनी बिरहे जरी मुरी ते हिक धुआं हम लाग। ये जो पहले प्रश्न का उत्तर हमने पढ़ा था वही पद यहाँ आया है कि रतन सेन की विरहिणी रानी नागमती भंवरे और कौवे को अपने प्रियतम के पास संदेश देकर भेजना चाहती है। वह उनसे कहती है कि हे भ्रमर और हे कौवे, तुम उड़कर प्रियतम के पास जाओ और उन्हें कहो कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि में जलकर मर गई है। उसके जलने से उठने वाले धुएं की वजह से ही हम काले
हो गए हैं। 6 नंबर का है, रकत ढरा मासू गरा हाड़ भये सब संख, धनी सारस होई ररी मोई, आए समेट हूँ पंख। यहाँ नागमती और रतन सेन से अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कह रही है कि 12 मासा विरह वर्णन के दौरान नागमती अपनी दशा का वर्णन करती हुई कह रही है कि विरह के कारण शरीर का सारा रक्त सूख गया है, हड्डियां शंख की तरह खोखली हो गई हैं। नागमती बिछड़े हुए सारस पक्षी की तरह रो रो कर अपने प्राण त्याग रही है, अर्थात मर रही है। हे प्रियतम, अब तुम आकर इसके पंख समेट लेना, अर्थात इसका अंतिम संस्कार कर देना। गय का है कि तुम है बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, ते ही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। कवि जायसीन नागवती की विरह या वियोग, वियोग का या विरह का अर्थ होता है दोनों प्रेमी प्रेमिका दोनों का अलग अलग हो जाना, पति पत्नी का अलग अलग हो जाना, और अलग होने के पश्चात जो एक दूसरे के प्रति उनकी यादें हैं उन यादों में जीना। तो वे वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी नागमती वियोग में इतनी दुबली हो गई है कि उसका शरीर तिनके की तरह हवा में उड़ रहा है। विरह रूपी अग्नि ने उसे जलाकर राख बना दिया है, और हवा भी उस राख को उड़ाकर ले जाना चाहती है। झोल का मतलब हवा, जो अपने राजस्थानी में मारवाड़ी में झोलो बोले, झोलो का मतलब एक हवा। यह तनजारो छार के कहों कि पवन उड़ाऊं, मकू ते ही मार्ग होई परो, कंत धरे धरे जह पाऊं। विरहिणी नायिका नागमती कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर लूं, और पवन से कहूं, हवा से कहूं कि मेरी इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर बिखेर देना जिससे मेरा प्रियतम लौट कर आएगा, ताकि उसके चरणों में स्थान पा सकूं। कहने का आशय है कि नागमती मरने के बाद भी अपने प्रियतम रतन सेन से मिलने की आशाएं पाले हुए है। अगला प्रश्न है, प्रथम दो पदों में से अलंकार छांट कर लिखिए और उनसे उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। कि दूभर दुख सो जाई कि मिकाडे, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति। अगला है कि मतलब उसके बिना ये जो जाड़े की रातें हैं वो किस प्रकार से निकाली जाए, यहाँ पर वक्रोक्ति मतलब प्रियतम का साथ पाना चाहती हैं। जरे विरह जो दीपक बाती, यहाँ पर कि विरह में उस प्रकार से जल रही हूँ जैसे दिया, दिए के अंदर बाती जलती है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, घर घर चीर रचा सबका हो, तो घर घर एक शब्द पर ज्यादा बल देने के लिए जब उसका दोबारा से प्रयोग किया जाता है, एक बार पुनः प्रयोग किया जाता है, तो उस उक्ति पर प्रकाश डालने के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है, तब पुनर्धन उक्ति धन प्रकाश अलंकार मतलब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर घर घर का प्रयोग इसी लिहाज से किया गया है। सियरी अग्नि बिरहिन ही जा रहा, यहाँ पर सियरी अग्नि, अब देखो अग्नि जो है वो सीली शीतल मतलब ठंडी कैसे हो सकती है, नहीं होती, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। कंपी कंपी मैं मरो ले ही हरि जीऊं, तो यहाँ पर कंपी कंपी का मतलब कंपान कंपायमान होना है कंपन के साथ साथ है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश है। जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, तो जनो जानो जनहु मनो मनो मनहु, है ना, तो इनकी वजह से कौन सा अलंकार पाया जाता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। और विरह सचान भवे तन चाड़ा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है विरह रूपी सचान। सचान कहते हैं बाज नामक पक्षी को, जो कि बहुत बड़ा शिकारी, सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है। तो विरह जो है वो बाज पक्षी की तरह से मेरा शिकार कर रहा है, तो विरह रूपी सचान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार माना जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।